नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा प्राइम टाइम शो स्वदेश एजेंडा। और एजेंडा में आज हम बात करेंगे सीबीएसई की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों की। देश की सबसे बड़ी स्कूली परीक्षा संस्था सीबीएसई एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के बाद अब मूल्यांकन प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों का दावा है कि स्कैन कॉपी में गड़बड़ी, ब्लर पेज, पोर्टल क्रैश और गलत मूल्यांकन जैसी समस्याओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें जो स्कैन कॉपी मिली वो पढ़ने लायक ही नहीं थी। कुछ छात्रों का दावा है कि अपलोड की गई कॉपी उनकी असली उत्तर पुस्तिका ही नहीं है। ऐसे में सोशल मीडिया पर ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी कि OSM की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। पोर्टल पर पेमेंट फेल, लॉगिंग एरर और आवेदन जमा ना होने जैसी शिकायतें भी लगातार सामने आई, जिसके बाद इस बार बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी मांगी। अब जिसने छात्रों और अभिभावकों का भरोसा मूल्यांकन प्रक्रिया से कमजोर कर दिया है। छात्रों के भविष्य पर संकट मंडराया हुआ है। सीबीएसई की नई ऑन स्क्रीन मार्किंग व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता और तेजी था, लेकिन अब यही सिस्टम सवालों के घेरे में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या तकनीकी खामियों की कीमत छात्रों के भविष्य को चुकानी पड़ेगी। इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सरकार जांच और कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर ये सब कब तक, क्योंकि ये कोई एक मामला नहीं, ये कोई पहली परीक्षा नहीं, बल्कि सीधा सिस्टम पर सवाल है और सिस्टम सरकार के हाथ में है। ऐसे में सवाल सरकार की परीक्षा का है, जिम्मेदारी का है और कार्रवाई का है। और सबसे बड़ा सवाल है भरोसे का, जिस पर खरा उतरना अब ना केवल संस्थाओं की जिम्मेदारी है बल्कि सरकार की भी है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। सबसे बड़ी संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। कॉपी जांच में लापरवाही, नंबरों की गड़बड़ी और रिजल्ट में भारी विसंगतियों ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि जिन विषयों में उन्हें अच्छे नंबरों की उम्मीद थी, वहां बेहद ही कम नंबर दिए गए। वहीं रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के बाद नंबर में बड़ा अंतर सामने आने से कॉपी जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थिति इतनी असामान्य हो गई कि इस बार सीबीएसई परीक्षा के बाद रिकॉर्ड संख्या में विद्यार्थियों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी मांगी। आंकड़े बताते हैं लगभग हर चौथे विद्यार्थी ने स्कैन कॉपी के लिए आवेदन किया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। जिसके बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भरोसा कमजोर हुआ है। अब अंक आने, टॉपर छात्रों की अपेक्षा से कम प्रदर्शन और कई विषयों में नंबरों के बड़े अंतर ने विद्यार्थियों को अपनी कॉपी देखने के लिए मजबूर कर दिया। पहले जहां छात्र केवल रीटोटलिंग तक सीमित रहते थे, अब बड़ी संख्या में विद्यार्थी सीधे स्कैन कॉपी मांग रहे हैं, जिससे वो खुद जांच सकें कि कहीं उत्तर जांचने में लापरवाही तो नहीं हुई। छात्रों ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कॉपियां बिना सही मूल्यांकन के जांची गईं, कई उत्तरों पर नंबर ही नहीं दिए गए, टोटलिंग में गड़बड़ी के मामले सामने आए, मेधावी छात्रों के रिजल्ट में अप्रत्याशित गिरावट। ये दिक्कत थी कि उसके आंसर शीट किसी और से एक्सचेंज कर दी गई थी और हमें जो नंबर मिले थे वो किसी दूसरे के आंसर शीट के बेसिस पर दिए गए थे। हाँ, वो हमने शिकायत सीबीएसई को भी मेल करा था। सीबीएसई ने हमें रीच आउट करा और हमें सही आंसर शीट भेज दी गई है। उसमें वेदांत के नंबर पहले 65 थे, अब वो 74 हो गए हैं। उसको आगे हम रिवैल्यूएशन के डालेंगे, बिकॉज हमने देखा है कुछ कुछ जगह पर जहाँ से नंबर दिए जाने चाहिए थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस में 0 नंबर दिए गए हैं, जबकि उसने पूरा आंसर लिखा है। अब एक और जहां सीबीएसई सिस्टम पर सवाल है, तो वहीं शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शी और जवाबदेही नहीं होगी तो इसका सीधा असर छात्रों के करियर और मानसिक स्थिति पर पड़ेगा। मामले को लेकर देश भर में अभिभावक सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई परीक्षा मूल्यांकन और नतीजों में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर एक वीडियो जारी कर मोदी सरकार और सिस्टम को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, नए डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम ऑन स्क्रीन मार्किंग की वजह से लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही। I want every single CBSE student
and their parents to share this video and ask the following questions to the government and the Prime Minister. First, why and by whom was COEMT given the CBSE contract? Second, which procedures were circumvented to give COEMT this contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? And why were no background checks done? Third, and most important, what is the exact relationship between COEMT management and the Modi government? हर चीज में उन्होंने ध्यान ही नहीं देते, रिव्यू नहीं करते, जनता के लिए कौन सा अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए कौन सा ठीक है। और ये लीक पेपर होने का आज का नहीं, जब से आए तब से इतना हो रहा, बढ़ गया है कि पूछो मत। और इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते वो? अभी सीबीएसई में जो इवैल्यूएशन के अंदर इतना बड़ा घोटाला निकला है, मुझे लगता है इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी एक दिन के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है। पहले नीट का हुआ धांधली और अब सीबीएसई के अंदर इवैल्यूएशन प्रोसेस में इतनी बड़ी धांधली निकल के आई है। और हम इस देश के छात्रों नौजवानों से अपील करते हैं, सिस्टम की नाकामी को अपने माथे पे मोहर की तरह चस्पा मत कीजिए। इस देश में आज भी लोकतंत्र सड़कों पर जिंदा है और हम आपसे अपील करते हैं कि हम आपकी हर आवाज को उठा रहे हैं, आपका हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल डिजिटल मॉनिटरिंग के बावजूद सिस्टम फेल का है, लेकिन सरकार के मंत्री अपने स्तर पर जांच और कार्रवाई की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मामले में गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं। आज डायरेक्टर IIT Madras to look into the technical glitch. IIT Kanpur and IIT Chennai, IIT Madras will look into the technical glitch faced by CBSE portal, but today it is functioning smoothly. Those who are applied for the revaluation, they will get scan copy. After that, the further development will take place. We look into that. This we have taken it seriously. Government is looking it into in detail, and I am confident with the guidance of IIT Madras and IIT Kanpur, it will be resolved. एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको लेकर निरंतरता में कार्य कर रहा है। मैं इतना ज़रूर मानूंगा कि सरकार कतई बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ होने नहीं देगी। ये चिंताजनक परिस्थिति ज़रूर उत्पन्न हुई है, जहाँ पे देश की एक बड़ी आबादी के भविष्य पे जिस तरीके से चिंताएं उठी हैं, इसको सुलझाने की जिम्मेदारी भी हमारी सरकार की है। यकीन मानिए हर वो कदम उठाया जाएगा जिससे इस प्रणाली की व्यवस्था को भविष्य के लिए इतना सुदृढ़ कर दिया जाए ताकि आगे कभी ऐसी घटनाएं ना घटें। सरकार के मंत्री भले ही जांच और कार्रवाई की बात करें, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली भरोसेमंद है? क्या कॉपी जांच में मानवीय लापरवाही हावी है, या फिर डिजिटल मॉनिटरिंग के बावजूद सारा सिस्टम ही फेल है? ऐसे में स्कूली शिक्षा व्यवस्था हो, नीट, जेईई या फिर किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा, सरकार और बोर्ड की जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल सीबीएसई की कॉपी जांच को लेकर उठे सवाल केवल नंबरों का विवाद नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य, भरोसे और मानसिक दबाव से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बोर्ड और सरकार इस पर क्या कदम उठाता है और छात्रों का विश्वास कैसे बहाल करता है। तो 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने स्कैन्ड कॉपी मांगी और ये आंकड़ा अपने आप में काफी बड़ा है, क्योंकि ये कुल बच्चों का करीब 22% से ज्यादा होता है। अब सवाल यह है कि क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है? क्या जो सीबीएसई की तरफ से सिस्टम बनाया गया था वो सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है? और इसकी जवाबदारी आखिर कौन उठाएगा? विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कि कुछ टेक्निकल इशू और टेक्निकल ग्लिच था जिसको बहुत जल्दी दुरुस्त करने के बाद इस सिस्टम को सुधार दिया जाएगा। लेकिन क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो चुका है?
इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ संदीप वर्मा है। संदीप जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नेता हमारे साथ डॉक्टर पवन डोंगरे हैं। पवन जी, बहुत स्वागत आपका। सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, निशांत ठाकुर। निशांत जी, बहुत स्वागत। और शिक्षाविद और चाइल्ड काउंसलर हैं प्रशांत शर्मा जी। प्रशांत जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और स्टूडियो में हमारे साथ शिक्षिका रागिनी सैनी जी हैं। रागिनी जी, बहुत स्वागत आपका। और इस चर्चा की शुरुआत प्रशांत जी मैं आपसे ही करूंगा। एक शिक्षाविद होने के नाते आप इस सिस्टम को बखूबी हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे। जो भी सिनेरियो हम देख पा रहे हैं प्रशांत जी, अभी करीब 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने स्कैन कॉपी मांगी और उस पे भी बच्चे ये कह रहे हैं कि उन्हें वो सही कॉपी मिली ही नहीं, और जो कॉपी उन्हें मिली वो उनकी थी ही नहीं। कुछ कॉपी जो मिली हैं वो ब्लर बताई जा रही हैं, नंबर रीटोटल नहीं किया गया। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स उसमें आई, जिसको लेकर जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा टेंस हैं और उससे ज्यादा टेंशन में उनके अभिभावक हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिसे वेबसाइट का ग्लिच बता रहे हैं, वो वाकई ग्लिच है या फिर शिक्षकों की कॉपी जांचने वालों की लापरवाही या सिस्टम का फेलुअर है? प्रशांत जी। तो मैं आपको सिस्टम समझाना चाहता हूं कि जिस सिस्टम के तहत कॉपियां चेक की गई हैं, इस बार हमारे उसमें OSM सिस्टम के तहत कॉपियां चेक की गई हैं, जिसको हम ऑन स्क्रीन मार्किंग बोलते हैं। इस सिस्टम में छात्रों की जो फ्रंट पेज था जिसपे रोल नंबर और कॉपी नंबर था, उसको अलग किया गया है। उस पे एक सीरियल में अलग नंबर उनको दिया गया है, ताकि एग्जामिनर को या एवेल्यूटर को यह समझ में ना आए कि कॉपी किस छात्र की है। ठीक। उसी कोडिंग के आधार पे स्कैन करके उनको जो हमारे एग्जामिनर्स थे उनको कॉपियां भेजी गई और एक एग्जामिनर को एक दिन में सिर्फ 20 कॉपियां भेजी गई। जांचने का जो सिस्टम ये था कि जब उसके पेज आते थे तो पेज में उसमें स्टेप वाइज मार्किंग थी। जब तक आप उसके स्टेप वाइज मार्किंग को फिल नहीं करेंगे, या तो आप उसमें 0 डालेंगे या आप उसमें जो भी आपके मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स है, उस तक आप डालेंगे, तभी आप नेक्स्ट पेज पर आ पाएंगे। ठीक। ऐसे में ये श्योर हुआ कि हम किसी भी कंडीशन में बिगर चेक किए हुए कॉपी को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। एक कॉपी के अंदर, मेन कॉपी के अंदर 32 पेज होते हैं। उस 32 पेज की स्कैनिंग हमारे उसमें सिस्टम पे होनी चाहिए। ये हमारे जो जितने भी हमारे एवेल्यूटर्स थे उनको दिए गए थे, आपको उन 32 पेज को चेक करना है और देखना है। अगर खाली कॉपी भी है तो उसको लिखना है उस पर ब्लैंक, ताकि वो प्रूफ हो कि उसने उसको देखा है। जब तक आप उसको क्लिक नहीं करेंगे, उसमें डेटा नहीं डालेंगे, उसमें चाहिए जानकारी नहीं देंगे, आप नेक्स्ट पेज पर नहीं आ पाएंगे। और आप अगर कॉपी सबमिट भी करना चाहें तो वो कॉपी सबमिट नहीं होगी। इस सिस्टम को लिया गया था ताकि इसकी गुणवत्ता पे सवाल ना हो। तो ऐसे कंडीशन में अभी जो बात आती है कि कॉपी किसी दूसरे बच्चे की उस चीज में आ सकती है, मैं इस चीज में मानता हूं कि इसमें कुछ ना कुछ ग्लिच है, और जो हमारी जो स्कैनिंग कंपनी है उसमें कुछ उस पर सवाल उठते हैं जो कि वाजिब हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये चीज इसमें बताना चाहता हूं कि अगर इसमें हमारे एवेल्यूटर्स को ये भी निर्देश थे, अगर किसी का स्कैनिंग धुंधला आता है तो वो उस कॉपी को रिजेक्ट कर देगा और वो कॉपी फिर से स्कैन होके आएगी और दोबारा उसको एवेल्यूट किया जाएगा। इसमें 3 स्तरीय जांच समिति भी थी। इसमें एक हमारा एवेल्यूटर होता था और 3 एवेल्यूटर के पीछे के ऊपर एक असिस्टेंट हेड एग्जामिनर होता था, जो कि उनकी अगर 3 एवेल्यूटर की 20 कॉपी मिलके 60 कॉपी होती हैं तो वो कोई 20 कॉपी हेड एग्जामिनर उसको चेक करता था। उसके ऊपर नोडल ऑफिसर भी होते थे, नोडल ऑफिसर भी उसको चेक करते थे। तो इस सिस्टम के अंदर हमारे यहाँ पर जो कॉपी बिगर चेक की आगे बढ़ जाए, इसकी संभावनाएं ना के बराबर थी। अब सिस्टम में जो स्कैनिंग हुई है, जिस कंपनी को सरकार ने स्कैनिंग का ठेका दिया गया है, तो उसकी जो मार्किंग है, जिसके ऊपर में ये विवाद उठ रहा है कि कॉपियां जो है बच्चे को दूसरे की मिली, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें ये आरोप लगा है। अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि वाकई में ये हुआ या नहीं हुआ है, एक जांच का विषय है। लेकिन सरकार की
आप इस चीज में मानिए कि हमारी एक नाकामी है सरकार की, और सरकार को ऐसे अधिकारियों को जिनके द्वारा ये चीज हुआ है, अगर जब तक वो उनको कड़ा दंड नहीं देंगे तब तक उनके पास में किसी भी प्रकार का उनको पनिश नहीं किया जा सकता है, और पनिश भी ऐसा करना पड़ेगा जो कठोर से कठोर हो, तभी ये सिस्टम सुधरेगा। क्योंकि जिस प्रकार से नीट के एग्जाम में हुआ है या अन्य एग्जाम में चीज में हुई है, तो हमारे जिम्मेदार बच जाते हैं। इसलिए मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या ये जो लापरवाही हुई है ये वेबसाइट के ग्लिच से ज्यादा फिजिकली जो इवैल्यूएटर थे उनकी लापरवाही ज्यादा है? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्कैन कॉपी जब होती थी, अगर वो ब्लर है तो उसे रिजेक्ट करने का भी ऑप्शन था, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्हें ब्लर कॉपी मिली है और नंबरों के साथ मिली है। अगर ब्लर कॉपी चेक होकर उन्हें मिली तो इसका मतलब है उसे रिजेक्ट नहीं किया गया था, रिजेक्ट का ऑप्शन था जब। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि उस टीचर की इसमें गलती है, उसको जो रिजेक्ट करना चाहिए था उसने उसको रिजेक्ट नहीं किया और जबरदस्ती उसको डाल दिया उसमें, जबकि छात्रों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वो डार्क ब्लू पेन का उपयोग करें। अगर उस चीज में किसी भी बच्चे का, अगर हमारा 0.5 जो mm का जो उसका निडल होता है हमारे पेन के ऊपर में, अगर इससे कम होता है, उसका शार्पनेस कम होती है, तो स्कैनिंग में दिक्कत आती है। ये निर्देश दिए गए थे, हो सकता है किसी बच्चे ने इसको फॉलो नहीं कर पाए हो और उस चीज में तो उसके टीचर को चाहिए था कि वो जो है उसको रिजेक्ट डाल दे, उसकी फिर से डार्क स्कैनिंग करके उसको भेजी जाए। और ऐसा हुआ भी है, हमने कई टीचर से बात की है, उन्होंने कहा था कि सर मैंने रिजेक्ट की हैं कॉपियां और दूसरे दिन मेरे को दोबारा स्कैन होकर उसमें सिस्टम के अंदर आ गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम 100% फिल, लेकिन इसके पीछे भी कुछ ना कुछ सिस्टम जवाबदेह होता है कि हमें किस प्रकार से आप ये कह रहे हैं कि कुछ शिक्षकों से बात की तो उन्होंने बताया, लेकिन यहां पर भी एक ग्लिच है, क्योंकि कुछ शिक्षक ये भी कह रहे हैं कि जो 2 से 3 दिन का वर्कलोड था उसको कम करने के लिए उन्होंने जो ब्लर कॉपी थी उसे भी जांच दिया, क्योंकि अगर रिजेक्ट होती तो वापस से कॉपी उनके पास पहुंचती और वापस से 2 से 3 दिन का वक्त लगता अगर इकट्ठी कॉपी पहुंचती तो उस दबाव को कम करने के लिए या उस काम से बचने के लिए तो कहीं ना कहीं ब्लर कॉपियों को भी जांच दिया गया। ये एक बड़ा फेलियर हो सकता है। और एक बात माकूल आपने कही है कि ऐसे शिक्षकों पर, ऐसे एग्जामिनर्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सरकार दावा तो कर रही है, लेकिन ये दावा कितना होगा? प्रशांत जी आऊंगा मैं वापस आपके पास। प्रशांत जी मैं आऊंगा, बाकी के मेहमान भी हैं, बहुत जल्दी मैं आपके पास आऊंगा। पवन जी का मैं रुख कर लेता हूं। पवन जी, राहुल गांधी को हम सबने सुना और उन्होंने जो आवाज बुलंद की, उन्होंने जो सवाल उठाए वो वाजिब है। वो वाजिब इसलिए हैं क्योंकि ये जो देश है ये युवाओं के कंधे पर टिका हुआ है और जो छात्र हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान एक बात कह रहे हैं कि जो सीबीएसई की वेबसाइट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ग्लिच है और जो तकनीकी समस्या है उसे दुरुस्त किया जाएगा। सरकार इसमें संवेदनशील है, लेकिन छात्रों को स्कैन कॉपी भेज देने से, वापस से वैल्यूएशन कर देने से क्या ये सिस्टम जो फेल हुआ है ये सुधर जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस चीज की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती है। विद्यार्थी का भविष्य उनका कंसर्न ही नहीं है। उनका कंसर्न कमर्शियलाइजेशन, उनका कंसर्न सिर्फ एग्जीक्यूट कर देना और एग्जाम्स कंप्लीट हो जाना, उसके नतीजे लोगों तक मिल जाना। लेकिन कौन सा विद्यार्थी किस खेल पे जा रहा है, क्या उसको मिल रहा है, इन सारी चीजों में कोई भी ध्यान गवर्नमेंट का नहीं है। यहां तक कि अभी जो प्रशांत जी यहाँ पे बता रहे थे एजुकेशन सिस्टम का, कि जो चेकिंग होती है कंप्यूटराइज चेकिंग के अंदर, मैं प्रशांत जी को भी पूछना चाहता हूं कि कितने मिनट में एक पेपर चेक किया जाता है? एक बच्चे को पेपर लिखने के लिए कितने घंटे लगते हैं और उसको चेक करने के लिए कितने मिनट लगते हैं बताइए। मेरे हिसाब से 2.5 मिनट का टाइम दिया हुआ है। 2.5 मिनट का टाइम है। आप अगर कैलकुलेट करेंगे दिन भर के। पवन जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। तो चेक करेंगे, आप चेक करेंगे तो एक विद्यार्थी का कितने मिनट में पेपर चेक हो। पवन जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चलिए, कुछ तकनीकी समस्या हो गई है, बहुत जल्दी नहीं रहेगा। पवन जी आपको हेलो, ठीक है सर आ रही है मेरी, आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो मैं वही बताना चाहता हूं कि शिक्षण क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद किया हुआ है राइट नाउ। पता नहीं क्यों स्कूल के टीचर्स को
तहसीलदार के ऑफिसों में, जनगणमन में लगाने में, यानी शिक्षा के अंदर उनका ध्यान कम कराकर इतर चीजों के अंदर उनका ध्यान बढ़ाया जा रहा है। और धर्मेंद्र शर्मा जी, या जो सॉरी इनका नाम जो है अपने धर्मेंद्र प्रधान नाम है सर ये उनका। है शिक्षा मंत्री है जी, धर्मेंद्र प्रधान नाम है उनका। हेलो, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इससे पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था नीट के पेपर जब लीक हुए थे। सर बार बार आपकी आवाज कट रही है, मैं जल्दी तकनीकी समस्या जो है उसे दुरुस्त करके वापस से आऊंगा, तब तक मैं निशांत जी का रुख कर लेता हूं। ये मैं पवन जी आ रहा हूं, जल्दी से आपके पास आ रहा हूं, कुछ तकनीकी समस्या है, बार बार ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। मैं निशांत जी का रुख कर लेता हूं तब तक। निशांत जी, दावे और वादे बहुत सारे किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई वो भी आपने सुनी, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वो भी आपने सुने। इसके अलावा प्रशांत जी जो कह रहे हैं वो भी काफी हद तक सही है, क्योंकि जो लापरवाही करने वाले हैं, जब तक उन पर गाज नहीं गिरेगी, जब तक उन्हें सबक नहीं सिखाया जाएगा, वो ये सब हरकत करते रहेंगे। एक अच्छा खासे सिस्टम को बर्बाद करने में ऐसे लोगों का हाथ बखूबी रहता है। निशांत जी। प्रशांत भाई की बात पे मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले आपने देख लिया होगा कि आप फिर बात रिमाइंडर करूंगा तो कोई चीज में गलत नहीं हो जाएगा कि 2 दशक से भी अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की, अन्य राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की, लेकिन आपने देख लिया होगा कि ओपीएम की पुड़िया निकालना और ध्यान भटकाना भारतीय जनता पार्टी का कार्य जो है विशेष रहा है। जो है पेपर लीक हो चुके हैं अब तक की सरकारों में, और 9000 से अधिक परीक्षाएं रद्द हो चुकी है टोटली इनकी सरकारों के अंतर्गत। फिर बात आती है टेक्निकल की और अन्य तरीके की कई सारी बातों के ऊपर। जिन चीजों की जिम्मेवारी सरकार की होती है उनकी आम नागरिक या विपक्ष थोड़ी सरकार ले लेगा। ये तो मनगढ़ंत कहानियां हो जाती हैं कि विपक्ष ने ये कहा, उसने ये कहा, तीसरे व्यक्ति ने ये कहा, लेकिन वर्तमान बातें तो आती है ना सरकार के अधीन। फिर बात आती है दोबारा से कि कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक मुझे बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में खुश हो। किसान खुश नहीं है, मीडिया खुश नहीं है, पत्रकार खुश नहीं है, छात्र खुश नहीं है। रोज के रोज बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है, देश के बड़े नेता टोफियों का प्रचार कर रहे हैं, देश को बता दिया कि देश में पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लेकिन देश की कोई परवाह है ही नहीं वर्तमान सरकारों को, ना ही कोई नियम है, ना कोई। कुल मिलाकर मैंने ये देखा है कि जितनी भी वर्तमान सरकार है इसने आज तक किसी भी नीति और भीमराव अंबेडकर के बने हुए अंबेडकर वादी के संविधान के अकॉर्डिंग अपने आप जिम्मेवारी नहीं ली है किसी भी तरीके। जैसे कि प्रशांत भाई ने बताया कि इस आधार पर कॉपियां चेक हो रही हैं, उस आधार पर कॉपियां चेक हो रही हैं, या इस आधार पर महंगाई बढ़ाई जा रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ विपक्ष की तरफ से कि जितनी भी सरकारों के अंतर्गत कार्य किए गए हैं, सरकार विपक्ष की कुछ नहीं सुनती है, जनता की कुछ नहीं सुनती है। अपने कुछ पर्सनल व्यापारी हैं, इन्वेस्टर है, जिनके आधार पर सरकार है। छात्रों को तो आप उठा के देख ले, मैंने बताया ना 4000 से अधिक परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, 9000 से अधिक संख्या में। ये मेरा नहीं, आप गूगल से निकाला हुआ जो आर्टिफिशियल एआई का रिकॉर्ड है, जो भारतीय जनता पार्टी जिसका ढिंडोरा पीटती है कि वो लॉन्च इंडिया ने सिर्फ बीजेपी ने किया है, उसका एक रिकॉर्ड है कि 9000 से अधिक छात्रों के साथ अभद्रता, बहुत सारी चीजें, क्रूर नीतियां हो गई है, लेकिन सरकार ने आज तक कोई जिम्मेवारी नहीं। होना चाहिए नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कितनी बार पेपर होगा, आदमी 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा, 4000 बार पेपर का लीक होना कोई आम बात अच्छा निशांत जी, इसके जिम्मेवारी लेनी चाहिए सरकार। बताइए निशांत जी, ये जो ओएसएम सिस्टम सरकार लेकर आई है, सीबीएसई लेकर आया है, ये ओएसएम का फेलियर आप मान रहे हैं या सरकार का फेलियर मान रहे हैं? क्योंकि ये जो सिस्टम था इसमें कहीं ना कहीं ग्लिच था। देखिए, मेरा ये कहना है विपक्ष की तरफ से कि कोई भी चीज अगर, जब हम लोग अच्छी बातों की जिम्मेवारी हम ले सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया, पाकिस्तान को हमने ये कर दिया, दूसरे देशों के साथ ये कर दिया, जो अच्छी चीजों का क्रेडिट ले सकता है, तो जब जनता के प्रत्येक नागरिक के साथ में जो उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो छात्रों की कॉपी चेकिंग की बात हो या किसी भी एक प्रमुख आधार पर, एक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हुए या ना इस्तीफा देते हुए सरकार को मान लेना चाहिए कि फेलियर सरकार का होता है, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता जो होता है सरकार के अधीन तो काम करता है। इसमें विपक्ष का तो कोई सवाल है ही नहीं कि विपक्ष इसको जिम्मेवारी लेगा या अन्य कोई लेगा। जब सरकार कुर्सियों पर बैठी है, जिम्मेवारी भी तो जब अच्छे कार्यों की भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार या किसी भी राजनीतिक पार्टी है, जहां भी ऐसी कोई भी घटना हो जाती है, उन लोगों को स्वयं जिम्मेवार लेना चाहिए। मैं कहूंगा कि वर्तमान सरकार का फेलियर है 101%, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी सरकार का फेलियर है, शिक्षा का हो, ये जो सिस्टम फेल हुआ है, सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए। और आप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ठीक है, मैं संदीप जी का रुख कर लेता हूं। संदीप जी, आप पवन जी को सुन रहे थे,
आप निशांत जी को भी सुन रहे थे, प्रशांत जी को भी सुन रहे थे। प्रशांत जी एक बात कह रहे हैं कि इसके पीछे जो एग्जामिनर हैं, जो लापरवाही बरतते हैं, जिन्होंने ब्लर कॉपी चेक कर दी, जिन्होंने काम का बर्डन कम करने के चक्कर में फटाफट से कॉपियां चेक कर दी, जिन्होंने गलत नंबर रीटोटलिंग कर दी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जिम्मेदारी भी तय होना चाहिए, और जिम्मेदारी किसकी? शिक्षा मंत्री की तय होना चाहिए। निशांत जी तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जी सोनी जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस बोर्ड का जो गठन हुआ था सीबीएसई का, वो 2 जुलाई 1929 को हुआ है। लगभग 100 साल सीबीएसई बोर्ड को होने जा रहे हैं, और एक इस विश्वसनीय बोर्ड है, और लगातार जो भी हम हैं या हमारे बच्चे हैं या परिजन हैं, जो भी, वो सब लोग ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा सीबीएसई में पढ़े। यूपी बोर्ड में भी है तो ये कोशिश करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड्स में करे, क्यों? उसकी विश्वसनीयता है। अब आप आता हूं मैं दूसरी बात पे, जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा और जो प्रशांत जी ने बताया, बहुत सही बात कही है, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। देखिए क्या होता है कि कोई भी संस्था है, कोई एक व्यक्ति से नहीं चलती। हम क्रिकेट टीम भी, जो कि 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 14 खिलाड़ियों की टीम होती है और 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तो उसमें यदि कोई एक व्यक्ति चूक करता है, कोई कैच छोड़ देता है या कोई अपना विकेट खो देता है जल्दी, तो हम उसे पूरी टीम पे नहीं थोपते या नहीं थोपना चाहिए। वो एक खेल का पार्ट है। ऐसे ये सीबीएसई है, इसमें करोड़ों कॉपियां चेक होती हैं, करोड़ों कॉपियां चेक होती हैं। उसमें जो व्यक्ति इस तरह की धारणा करके या इस तरह का काम करके बोर्ड को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बोर्ड को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, या आमतौर पर उनसे हो रहा है, तो ये बहुत गलत है। उनके खिलाफ, जैसा प्रशांत जी ने बोला, मैं उस बात से उनकी बिल्कुल सहमत हूं, आपकी बात से सहमत हूं कि उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन इसके पीछे बदनाम करने के लिए साजिश कौन रचेगा? क्योंकि इसका विरोध छात्र कर रहे हैं। मैं आपको कुछ आंकड़ा बता रहा हूं, 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने स्कैन कॉपी की मांग की है, और ये टोटल छात्रों का 22% होता है साहब, 22%। मैं बिल्कुल ऋषभ जी, जब आपके चैनल पे बैठता हूँ, किसी चैनल पे बैठता हूँ, बहुत ध्यान से ये सारी चीजें सुनता हूँ। आपने बताया 22%। आप ये देखिए, सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि एक बोर्ड ने जो लगभग 100 साल से भारत में परीक्षा कराता आ रहा है या बोर्ड चला रहा है अपना, उस बोर्ड ने एक सिस्टम चलाया जिससे हम ट्रांसपेरेंसी ला सकें, और वो ट्रांसपेरेंसी हाई भी है। उसमें क्या, देखिए पहले क्या आसान था कि आप अपनी कॉपी चेक कर पाए बोर्ड में? जहां तक मुझे याद है, मैंने परीक्षा दी, आपने दी, हम सबने दी है परीक्षा, प्रशांत जी ने भी दी होगी। हमारे लिए सोच से भी परे था कि हम अपनी कॉपी देख पाए या दोबारा चेक कर पाए। तो ये विपक्ष जो है, वो देखिए, विपक्ष को कोई भी ऐसा मुद्दा आएगा वो उठाएगा, और उठाना चाहिए। और जब तक वो नहीं उठाएगा तो सरकार हो या बोर्ड हो, सजग नहीं होगा। यदि वो ऐसे ही इसे छोड़ देगा तो हम उनका धन्यवाद करते हैं इस चीज में कि वो किसी भी ऐसे मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, तो सरकार भी उस पर अलर्ट होगी, और जो बोर्ड है उसे भी शर्मिंदा होना पड़ेगा और उसे भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये गलती जो है, ये सरकार की गलती से ज्यादा बोर्ड की गलती है। और बोर्ड में भी उन लोगों की गलती है जिन्होंने गलत कॉपी चेक की है, गलत उस पर मार्किंग की है, गलत किया है। मगर आप देखिए ना, एक चीज जहां पे बोर्ड जो है ये एक ट्रांसपेरेंसी लाया है, और उसे ये कोशिश की है कि सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कर सकें, अपने अपने मार्क्स दे सकें, किसमें क्या मिले। यदि ट्रांसपेरेंसी ना होती, यदि ये पारदर्शिता ना होती, तो आप कैसे कह सकते हैं कि संभव था? किसी बच्चे को कितने नंबर मिलने क्या पता था? कॉपी तो पहले से भी चेक होती आ रही है, आज से तो हो नहीं रही, ये लगभग 100 साल से चेक होती आ रही है। तो आप ये देखिए कि एक इनिशिएटिव लिया उन्होंने कि हम इस तरह का सिस्टम चलाते हैं कि जिसमें छात्र की कॉपी उसकी नेट पे होगी या सिस्टम पे होगी, वो अपनी कॉपी को देख पाएगा, उसने क्या क्या सवालों के जवाब दिए, उस जवाब को वो देख पाएगा, मैंने क्या जवाब दिए। जी संदीप जी, जब सेना की टुकड़ियों में जब कोई जवान कोई गलती करता है तो उसकी सजा पूरी टुकड़ी को मिलती है, और जब किसी थाने का कोई थाना अध्यक्ष गलती करता है या रिश्वतखोरी में पकड़ा जाता है तो पूरे थाने पर सवाल उठते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग कॉपी चेक कर रहे थे उन पर कार्रवाई हो, बस शिक्षा मंत्री की जवाबदारी क्यों नहीं तय हो? सीबीएसई बोर्ड के पदाधिकारियों की जवाबदारी क्यों ना तय हो? ऋषभ जी, मैं उससे आगे बढ़ के कह रहा हूं कि देश पे उसका नुकसान पहुंचता है। यदि एक जवान कोई गलती करता है, कोई अपराध करता है या कहीं कोई ऐसी चीजें करता है जो नहीं करनी चाहिए, तो उसमें उसकी टुकड़ी पे नहीं, पूरे देश पे उसका इफेक्ट होता है। और ऐसे ही तो फिर निशांत जी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे?
देखिए उनके वो विपक्ष के लोग हैं, वो तो किसी का भी इस्तीफा मांग सकते हैं, वो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनका काम है इस्तीफा मांगने का। मगर यदि एक मंत्री जो शिक्षा को चला रहा है और वो बोर्ड को देख रहा है और तमाम चीजों को देख रहा है, तो कहीं कोई यदि इस तरह की चूक होती है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उस मंत्री को, उस सरकार को, जो सरकार बैठी है भारत सरकार की, उसे करनी चाहिए। जिस सरकार से मैं आता हूं, आप आते हैं, सब आते हैं, मगर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी से के लिए मैं यहाँ आपको जवाब देने आया हूं, तो मैं इस बात का बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि जो लोग इसमें कोई भी लोग लिप्त हैं, जो भी जिससे गलती की है, जानबूझ के किया है, कोई साजिश के तहत किया है, उसमें सीधी सीधी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे तक याद रहे। एक सबक होना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, मगर आप सुनिए, एक बात मेरी सुनिए। देखिए, मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं, सरकार में इतने मंत्री होते हैं, सरकार में इतने कार्यकर्ता होते हैं, यदि कोई गलती करता है, कोई अपराध करता है, तो उसे उसकी सजा मिलती है और उसे मिलनी चाहिए। ऐसे ही बोर्ड में कोई गलती करता है, मैं कह रहा हूं बोर्ड का डायरेक्टर भी गलती करता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मगर बोर्ड के डायरेक्टर ने ना करके किसी शिक्षक ने की है तो शिक्षक पे कार्रवाई होगी, मगर बोर्ड बदनाम होगा इसमें। तो मेरा मानना यह है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और बोर्ड को ये जो ट्रांसपेरेंसी लेके आए पाल जी साहब, जो इन्होंने ये परीक्षा कराई है, मैं उस चीज को उन्हें मानता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। बोर्ड का अधिकारी उसमें कुछ नहीं कर रहा, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो शिक्षक पदाधिकारी है क्यों सर? अगर इसी तरीके से तमाम शिक्षक जिन्होंने गलती की है उन पर बस कार्रवाई होगी और भले ही आप कह रहे हैं कि ठीक है पूरा बोर्ड बदनाम हो जाएगा, पूरा सेक्शन बदनाम हो जाएगा, फिर पदाधिकारी बैठे क्यों हैं? वो इसलिए बैठे हैं ना मॉनिटरिंग के लिए कि ताकि कोई नीचे की हायरार्की, जो नीचे की इकाई है, वो गलती ना करे साहब। तो पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तो तय होना बनता है साहब, छात्रों की जिम्मेदारी है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को, इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पदाधिकारी हैं वो हर एक कॉपी चेक नहीं करते, कॉपी चेक करने के लिए शिक्षक होते हैं। यदि शिक्षक कोई गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिम्मेदारी कौन तय होगा? आगे आप सिर्फ शिक्षक पर कॉपी चेक करने वाले पर गाज गिरा देंगे साहब, तो पदाधिकारी का दायित्व क्या हुआ? क्यों फिर वो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं? कम से कम यहाँ पर पूरा एक्शन तो होना चाहिए। संदीप जी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं पूरी बात आपकी सुनूंगा, आपकी बात जनता तक पहुंच गई। मेरी आप पूरी बात संदीप जी, आपकी पूरी बात जनता तक पहुंच गई, बाकी के मेहमान यदि कोई अपराध करता है तो उसका अपराधी वो होता है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि उसमें आगे से ध्यान रखना चाहिए, बोर्ड को भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के शिक्षकों को बिल्कुल ब्लैकलिस्ट करें, वो कहीं पे भी इस तरह की कॉपी चेक ना कर पाए, इस तरह का कोई काम ना कर पाए। ठीक है संदीप जी, लेकिन शिक्षा मंत्री का जिक्र नहीं कर रहे हैं बोर्ड को करनी, शिक्षा मंत्री की जवाबदारी तय होने की बात नहीं कह रहे हैं आप। सरकार भी बोला, निशान जी, सरकार की जवाबदारी है, शिक्षा मंत्री की जवाबदारी है, मेरी जवाबदारी है, सबकी जवाबदारी है। ठीक है निशान जी, जल्दी से बात रखिए, उसके बाद फिर मैं रागिनी जी हमारे साथ बैठी हैं, जरा उनको भी चर्चा में शामिल करूंगा। निशान जी जल्दी से बात रखिए अपनी। भारतीय जनता पार्टी के मेरे वरिष्ठ साथी संदीप भाई ने कई सारी चीजों को एक साथ मिक्स कर दिया, समझ में कोई चीजें नहीं आई, गुमराह की तरफ चली गई। लेकिन फिर भी मैं संदीप भाई की बात, कही हुई बातों को आगे बढ़ाऊं तो एक पॉइंट तो इन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान सरकारों को जानकारी होती है, चाहे कोई भी सरकारों में, नाम नहीं लूंगा, भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का या कोई भी, जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है उसको जानकारी होती है कि क्या क्षेत्र के अंदर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन फिर संदीप भाई ने बात को घुमा दिया कि जब सरकारों के ऊपर बात आई तो उन्होंने कह दिया कि शिक्षा के कार्यकर्ताओं, शिक्षा विभाग में जो कार्य कर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी नहीं है, सारी जिम्मेवारी सरकार की है, उनको मालूम है कौन कार्य कर रहा है। और जो बात आती है प्रशांत भाई ने जो कॉपी चेक करने की बात कही, आपने शायद गलत सुन लिया, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि सरकार को सब जानकारी होती है, मैंने ये शब्द बोला नहीं। आप मेरी रिकॉर्डिंग चेक करा लीजिए प्लीज, बोलिए आप, बोलिए प्लीज लीजिए जरा, मैं विपक्ष का पक्ष रख लूं एक बार तो। जी जी बिल्कुल। ऋषभ भाई देख लिया होगा आपने भी कि कई सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी में एक साथ जुड़ के चलती हैं। जब अच्छी अच्छी बातों का नंबर आता है तो स्वयं को क्रेडिट दे दिया जाता है, और जब बुरा कार्य कर दिया जाता है, चाहे पुलिस विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से हो, चाहे छात्रों का उत्पीड़न हो या कोई भी चीजें हो, या परीक्षाओं की जिम्मेवारी से हाथ धोने वाली बात रही हो, जब अपने ऊपर बात आती है तो कर्मचारी के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑपरेट कौन कर रहा है सब सिस्टम को? सरकार ही तो ऑपरेट करती है, कौन करता है? सभी राज्य के अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन आप यकीन मानिए, स्वदेश चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग आज जिस कदर भ्रष्टाचार में, छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालयों में ट्रांसफर के नाम पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े जिलों में शिक्षा मंत्री पैसे लिए हुए बैठे हैं। मैं आपको प्रूफ भी पर्सनली व्हाट्सएप कर सकता हूँ। फिर खैर आज इस बात को छोड़िए, कुल मिला के परीक्षा की
सेंट्रल गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, छात्रों के साथ इतना उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। जो देश ठीक का है, प्रत्येक सरकार को युवा है, जिम्मेदारी तय इनको करना परेशान चाहिए। किया ठीक है जाएगा निशांत तो जी, देश ठीक है, आपकी बात बिल्कुल पहुंच गई, आपकी बात पहुंच गई जनता तक। मैं रागिनी जी का मैं रुख करता हूं। रागिनी जी, इससे पहले हम चर्चा शुरू करें, लेकिन मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं आपके सामने और दर्शकों के सामने भी। अगर किसी छात्र को आंसर शीट स्कैन कॉपी चाहिए तो पहले 700 रुपये लगते थे, अब 100 रुपये लगेंगे। मार्क्स का वेरिफिकेशन कराना है या रीटोटलिंग कराना है तो पहले 500 रुपये लगते थे, अब 100 रुपये लगेंगे। प्रति सवाल दोबारा अगर कॉपी जांच करवानी है तो पहले 100 रुपये लगते थे, अब 2500 रुपये लगेंगे। इसके अलावा एक विशेष राहत और है, और वो राहत ये है कि अगर कॉपी चेकिंग के दौरान, रीटोटलिंग के दौरान, वैल्यूएशन के दौरान एक नंबर भी प्लस होता है तो जो फीस के तौर पर पैसा दिया गया है वो वेबसाइट पर जाकर आप वापस से आवेदन करेंगे तो वो पैसा वापस मिल जाएगा। क्या इतना काफ़ी होगा? क्या छात्र यही रीटोटलिंग करवाते रहेंगे? क्या छात्रों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए आज 22% से ज़्यादा छात्र रीटोटलिंग के लिए स्कैन कॉपी मांग रहे हैं? पैसे से भरपाई कर देंगे या एक नंबर बढ़ाने से कुछ नहीं हो रहा है, ये हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप बच्चे का लेवल नहीं समझ सकते। और इसका मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगी कि अगर बच्चे का मार्क्स बढ़ता है ना, तो जो टीचर वैल्यूएशन करता है ना, उस टीचर के जो उसको पैसे मिलते हैं ना, वो अमाउंट उसके काटे जाते हैं। आगे से ऊपर तक किसी अधिकारी, किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हमेशा कटघरे में शिक्षक आता है। मैं मान रही हूँ यहाँ पर शिक्षक की भी गलती हो सकती है, लेकिन एक गलती सीबीएसई बोर्ड की भी है कि इतना बड़ा टेक्नोलॉजी अगर आप ला रहे थे तो आप किसी एक सेंटर पर उसको अप्लाई करके पहले ये कोशिश करते कि क्या ये सक्सेसफुल हो रहा है। आपने इतने कम ड्यूरेशन में, क्योंकि जब एग्ज़ाम हुए थे उस समय ये नहीं कहा गया था कि ऑनलाइन वैल्यूएशन होगा। अचानक से शिक्षकों को उसकी ट्रेनिंग देना और ऑनलाइन वैल्यूएशन कराना, भले कोई भी शिक्षक कितना भी कंप्यूटर फ्रेंडली हो, लेकिन जब वैल्यूएशन करता है, वैल्यूएशन करना और कंप्यूटर जानना बहुत अलग बात हो जाती है। मॉक ड्रिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक ड्रिल भी करने के बाद वो टीचर्स को समय लगता है, क्योंकि कई बार कोई चीज़ उससे मिस्टेक हो जाती है ना, तो अगर सॉफ्टवेयर में ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको आप सही से इरेज या ठीक नहीं कर सकते हैं, तो एज इट इज़ चला जाता है। फिर शिक्षक सोचता है कि इसको करने में समय लग रहा है तो जाने दो। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई कि बच्चे अपनी स्कैन कॉपी मंगा लेते हैं। पहले भी अगर ये कभी ऑफलाइन में भी गलती होती थी तो बच्चे को इतना पता नहीं पड़ पाता था, क्योंकि वो कॉपी नहीं मंगा पाता था। ऐसा नहीं है कि गलतियां अभी हो रही हैं, गलतियां पहले भी होती थी। बस ये है कि अब बच्चे के पास उसकी कॉपी होती है और वो हर गलती पकड़ सकता है। और ये जो ऑनलाइन कॉपी का सिस्टम हुआ है, ये हमारे मध्य प्रदेश में सक्सेसफुल भी हुआ है। ये सीबीएसई ने तो अब करा है, लेकिन एमपी में जो राज्य ओपन बोर्ड है और संस्कृत बोर्ड है, उसका विगत 5 वर्षों से वैल्यूएशन हो रहा है और इसी ऑनलाइन में हो रहा है। और मैं खुद कर रही हूँ 5 वर्षों से। तो जब पहले 5 वर्ष स्टार्टिंग के वर्ष में आया था तो हमें भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हम वो समझ नहीं पा रहे थे कि अगर हमसे किसी बच्चे का नंबर देने में या काटने में मिस्टेक हो गई है तो हम उसे सही कैसे करें। तो ऊपर से सही, लेकिन उसमें बहुत लंबा टाइम लगता था। आज 5वें साल, आज सॉफ्टवेयर में चेंजेस आ गए और इस साल भी मैं अभी फ़िलहाल कॉपियाँ चेक कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो जो फॉल्ट हुआ है वो टेक्निकल हुआ है। टीचर क्योंकि पहली बार कॉपियाँ चेक कर रहे थे तो वो उतनी अच्छे से उस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन खाली जिम्मेदारी एक शिक्षक के ऊपर ढाल देना कि शिक्षक इसके लिए जिम्मेदार है, ये कदाचित उचित नहीं है। लेकिन मैं एक बात और रखना चाहूँगा रागिनी जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये ह्यूमन एरर नहीं है, ये सिस्टम का फेलुअर है। अभी एक खबर और आई, और खबर ये है कि एक 19 साल का लड़का था, उसने वेबसाइट को हैक कर लिया था। वेबसाइट हैक करना मतलब वो नंबरों में चेंजेस कर सकता था, कॉपीज में चेंजेस कर सकता था, कॉपी निकाल सकता था। ये अभी पेपर में आया है और ये उतना ही सही भी है। अब किसी सीबीएसई जैसी संस्था का वेबसाइट हैक कर लेना और उसमें दखल करना, ये अपने आप में सिस्टम का फेल्यूर है। और सिस्टम का फेल्यूर है, इसका मतलब इसकी जिम्मेदारी सरकार को ले लेना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को आपने भी सुना, अभी वो कह रहे थे कि ग्लिच आ गया और उस ग्लिच को जल्दी हम दुरुस्त करेंगे, लेकिन सरकार इसमें संवेदनशील है। ये पूरा फेल्यूर होने के बाद सरकार संवेदनशील हो भी जाए तो क्या? बहुत सारे बच्चे तो आज भी टेंशन में हैं। हम सोशल मीडिया में रील्स देखते हैं, कितने बच्चे रो रहे हैं, टेंशन में हैं, और उनकी टेंशन से उनके माँ बाप, उनके परिवार वाले टेंशन में।
बिल्कुल सही बात आपने कही कि वो बच्चे बहुत टेंशन में, क्योंकि हम शिक्षक हैं ना, अगर ये चीज़ हमारे बच्चे के साथ हुई होती, क्योंकि भले हम टीचर हैं लेकिन बच्चे का दुख हम उतने अच्छे से समझ सकते हैं कि जिस बच्चे को हम प्रिपरेशन कराते हैं हमें भी पता होता है वो कितने अंक लाता है और उस बच्चे को भी पता होता है वो कितने अंक लाता है। तो अगर वो उस मार्क्स के उतने नहीं आते हैं तो वो एक डिप्रेशन में चला जाता है, और शायद रिजल्ट आने के बाद से आज तक वो बच्चा, उसका परिवार इस डिप्रेशन में है कि क्या पता मेरा बच्चा स्टेट टॉपर होता या ऑल इंडिया टॉपर लिस्ट में उसका नाम होता और उसकी कॉपी सही से वैल्यूएट नहीं हुई है, इसके कारण उसका नंबर पीछे हो गया है। क्योंकि जो टॉपर बच्चा होता है ना, उसके लिए उसकी रैंक लाना बहुत वैल्यू रखती है, क्योंकि उसके लिए वो साल भर मेहनत करता है। तो ये सिस्टम का फेलियर या किसी का कुछ भी कह देना बच्चे को उस मानसिक प्रताड़ना से बाहर नहीं ला सकता है। तो इसके लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप जांच कमेटी बना रहे हो, आपका ये कह देना कि आ जाएगा, सुधार हो जाएगा, आप बच्चों को उस पीड़ा से बाहर नहीं ला सकते हैं। ना वो शिक्षक ला सकता है, ना ये मंत्री ला सकते हैं, और ना भी जितने राजनेता बैठे हैं ना, जो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। एक आप इंसान से पूछिए, उन्हें साफ नजर आता है कि आप केवल राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आप भी इस जगह होते तो आप यही कर रहे होते, चाहे वो कोई भी पार्टी होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन मुझे साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि अभी जो बच्चों का दुख नज़र आ रहा है ना, लेकिन ये बच्चों का दुख आपको आरक्षण के समय नज़र नहीं आता। अगर आरक्षण में नज़र आता ना बच्चों का, तो अभी सब पार्टी आरक्षण हटा चुकी होती। आप उसके पक्ष में बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि इसका पूरा दोष शिक्षकों को देना माकूल नहीं होगा। संदीप जी का मैं रुख करूंगा। संदीप जी, आपने रागिनी जी को सुना, उन्होंने ये बात जो कही है कि ये जो सिस्टम आया था इसको लेकर शिक्षकों में प्रैक्टिस ही नहीं थी, उन्हें जो प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद सीधा उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई, तो ये तो ठीक नहीं है। कम से कम एक मॉक ड्रिल हो जाना चाहिए था, प्रॉपर तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था, शिक्षक उसके हैबिचुअल हो जाते, उसके बाद सिस्टम में वो जब रच बस जाते तो शायद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम या इतने ज़्यादा ग्लिच नहीं आते। पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों को देना नहीं है वेबसाइट के तौर पर, और या फिर ये जो सरकार की जिम्मेदारी है ये सरकार को भी मानना चाहिए। पूरा ठीकरा शिक्षकों पर क्यों फोड़ा जा रहा है? संदीप जी। ऋषभ जी, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आप। जी सर। कोई भी सिस्टम बनता है, कोई भी चीज होती है, तो उसमें एक प्रैक्टिस होती है, उसकी प्रॉपर मीटिंग होती है, उसके बारे में बताया जाता है, और एक बार नहीं बताया जाता। जब हम देखते हैं हमारी रैपिड रेल शुरू हो रही है, हमारी मेट्रो शुरू हो रही है, तो उसमें बार बार ट्रायल होता है। ये सब होती है, ये सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है ऋषभ जी, जब आपने अपना सिस्टम शुरू किया, जब ये स्वदेश चैनल शुरू हुआ, तो भी उन्होंने आपने बहुत सारी चीज की, तो उसमें बहुत सारे फेलियर आए, जो आप बार बार कह रहे हैं ना, सिस्टम फेलियर है। तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब भी कोई चीज नई शुरू होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो जमीन पे उतरने के बाद दिक्कतें आती हैं। तो वही इसमें हुआ है। आपने अभी, मैं कह रहा हूं, अभी भी आपके चैनल पे कई बार ऐसा होता है कि मेरी आवाज नहीं आती, कई बार आपकी आवाज नहीं आती, कई बार आपका माइक तो काम नहीं कर रहा होता, कभी किसी कैमरा, वही तो बता रहा हूं मैं आपका। ये तो इतने साल चलाने के बाद ऐसा है, तो अब आप बुरा मत मानिएगा। ये टेक्नोलॉजी है, ये चीज कभी भी खराब हो सकती है, कोई चीज हैक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो वही तो कह रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसे संदीप जी वो वही कह रही हैं कि जो ह्यूमन एरर जो है उसको आप गलत नकार नहीं सकते, क्योंकि शिक्षकों को उतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दी गई, सीधी जिम्मेदारी दे दी गई। देखिए ऋषभ जी, मैंने बहुत अच्छे से उनकी बात सुनी है, रागिनी जी की, और मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने ये बोला कि जब मैंने पहली बार 5 साल बाद पहली कॉपी चेक किया, उस समय हमारे सिस्टम में बड़ी दिक्कत हुई। तो ये स्वाभाविक बात है, यही कारण है। ठीक है, जैसे जैसे ये समय बीतेगा, जैसे लोगों को पता लगेगा, तो ये चीजें सुधार होंगी। और ये सिस्टम जो शुरू हुआ है, ये सुधार होने के लिए हुआ है। पहली कोशिश ये होती है कि हम प्रैक्टिस करें, हम मीटिंग करें, हम जानकारी दें, हम पूरी तरह लोगों को बताएं, जो मीटिंग में आ रहे हैं, जो टीचर है उनको बताएं कैसे चेक होगा, कैसे ओपन होगा। ये बैंक में भी होता है। ठीक है, संदीप जी, जिसमें हमारा पैसा रखा होता है, जिसमें हमारा पैसा रहता है, उसमें भी होता है। ठीक है संदीप जी, उसमें भी दिक्कतें आती हैं। तो ये स्वाभाविक सी चीज है। ठीक है, प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, मैं आपको एक थोड़ा सा सिस्टम को मैं बताना चाहता था। वो सिस्टम में ये बताना चाहता था, जो आदरणीय हमारे जो पवन जी ने एक बात उठाई थी कि शिक्षक को कितना टाइम दिया गया है जांचने के लिए, कॉपी जांचने के लिए। तो मैं पहले उसका आंसर दे दूं। उसमें एक शिक्षक को एक दिन में 20 से अधिक कॉपियां नहीं दी जा सकती थी, और वो अगर 6 घंटे काम करता है तो लगभग 15 से 20 मिनट उसको एक कॉपी के लिए चेक करने के लिए मिलते हैं, जो कि रेवेन्यू कितना देते हैं शिक्षक के लिए? रेवेन्यू जी हाँ, रेवेन्यू उस चीज है ना। तो पवन जी,
सारी चीजें आप पूछेंगे, रेवेन्यू क्या मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं, ठीक है ना? तो ये तो मुझे लगता है कि आपको मेरे को इसका तो करारा आपको जवाब उस देना चीज के है। लिए 20 मिनट आपने मिलता सब है। जो पहले आप टीचर ने आपसे समझ डाला है लीजिए ना, जो मैं आपको मुझको बोलना उसका चाहता हूँ। जवाब अच्छा, देना एक एक करके चाहिए। पहले वो प्रशांत जी की सिस्टम बात को हो जाए, समझे कि सीबीएसई पहले की प्रशांत नियत जी की क्या बात हो थी। जाए। तो सीबीएसई की नियत उस चीज में थी कि 20 कॉपियां दी जाती थी और हर एक जो एवेल्यूटर होता था उसके ऊपर में एक नोडल, एक जो है असिस्टेंट हेड एग्जामिनर होता था। वो उस जो 3 लोगों के ऊपर होता था उसमें से कोई भी 20 वो चेक करता था कि उसने ठीक चेक की या नहीं की है। इसके ऊपर जोनल अधिकारी होता था, जोनल अधिकारी भी चेक करता था। तो ये 3 लेयर का सिस्टम बनाया गया था कि इसमें कॉपियों में कोई गलती ना हो। और इसमें अगर गलती हुई है तो मैं सीबीएसई की तरफ से एक चीज और बोलना चाहूंगा कि सीबीएसई को सबसे पहले इस सिस्टम को क्लास 9th में और क्लास 11th में इंप्लीमेंट करना था, ताकि हमारी जो क्लास थे, जो आज ये बात आ रही कि इसमें कोई तकनीकी खामियां आ रही हैं, ताकि हम उसको 2-3 साल चला लेने के बाद में इनको करना था। जो ये बात एक और आई है कि हमारी जो सिस्टम में हमारे टीचर्स को ये मौका नहीं मिला गया। ओरिएंटेशन कोर्स टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को टीचर की क्वालिटी सुधारने के लिए दिया जाना चाहिए। ये ओरिएंटेशन कोर्स क्यों नहीं हो पाते हैं? एक चीज का और जवाब देना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर सामान्यतः 3 बोर्ड चलते हैं। पहले चलता है स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड चलाने का मतलब यह होता है कि अगर कोई अधिक कर्मचारी जो कि कर्मचारी है एक जगह से दूसरी जगह पर स्टेट में जाता है तो उसके बच्चे को सिलेबस चेंज ना करना पड़े। जो सीबीएसई का वो कोर्स होता है वो पूरे यूनिफॉर्मली पूरे देश में एक साथ चलता है। और इसमें यह होता है कि अगर एक कोने से जम्मू से हट के कोई अधिकारी कन्याकुमारी में चला जाता है तो उसके बच्चे को उसके कोर्स का टेंशन ना हो, क्योंकि उसको स्टेट का कोर्स ना पढ़ना पड़े। इसका स्टेट का कोर्स सेलेक्ट हो सकता है लेकिन सीबीएसई का कोर्स नहीं हो सकता है। तीसरा जो होता है आईसीएससी, इसका लेवल ये होता है कि इंटरनेशनल के रूप में अगर यहाँ का बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला जाता है तो उसके कोर्स में तब्दीली नहीं होगी, उसको दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया है। दूसरी चीज आती है बात जिम्मेवारों की। जो ये बात आ रही है, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस चीज को जवाबदारी लेनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों पर तुरंत एक्शन करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी जवाबदेही तय नहीं होगी ये सिस्टम को नहीं सुधारा जा सकेगा जिम्मेदारी तय और होना व्यक्ति चाहिए। जो है कैजुअली तरीके से काम करेगा। ओके ओके पवन जी। ऋषभ जी, मेरी बात पिछले बारी भी अधूरी रह गई, मुझे समय इस बार बहुत कम प्लीज मिला सर, डिबेट प्लीज में। सर, प्लीज। देखिए, मैं प्रशांत जी जो बात कर रहे हैं मैं उससे 100% सहमत हूँ। मैं यही कहना चाह रहा था कि इसमें शिक्षा का दोष नहीं, इनफैक्ट रागिनी जी ने जो बात रखी है वो 100% सहमत है। हमारा भारत का शिक्षक बेचारा पूरी क्षमता से पूरी ताकत से काम करता है, ये अच्छा रिजल्ट देने के लिए मेहनत करता है। एक ह्यूमन के अंदर ह्यूमन एरर हो सकता है, वो कोई रोबोट नहीं है। उसको जितनी मैंने अभी जो यहाँ पे कहा, संदीप जी मुझे कह रहे थे कि भाई आप सभी चीजें इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो क्या? मैं संदीप जी को वही शिक्षकों का यहाँ पर उनके बारे में होने वाला प्रॉब्लम आपको दिखाना चाहता हूँ। साहब, मूंगफली की कीमत के ऊपर आप उनसे काम करा के ले रहे हो और आप ये समझते हो कि उतने पैसों के अंदर वो लोगों से जितना ज्यादा अच्छा काम करा के कितने पैसे ले रहे हैं? कितने पैसे ले रहे हैं पवन जी? मेरे तो जानकारी नहीं है, आप बताइए कितने पैसे ले रहे हैं शिक्षकों? प्रशांत जी इनका जवाब दीजिए, पर पेपर कितना पैसा आता है? नहीं, आप दीजिए ना, आपको पता है। आप कह रहे हो ना मूंगफली कॉलेज का बता रहा हूँ। आप कह रहे हो ना मूंगफली के दाम में कर रहे हैं। पेपर के लिए 30 रुपए दिया जा रहा है। अभी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अभी आप 2.5 मिनट बता रहे थे। चलिए, अभी आप सीबीएसई बोर्ड के लिए 2.5 मिनट। रागिनी जी, मैं आपसे विनंती करता हूँ, एक पेपर का कितना पैसा ये दे रहे भारत सरकार, उसके बारे में अभी खुलासा कीजिए प्लीज। रागिनी जी, ठीक है, बताइए प्लीज, बताइए पर कॉपी कितना पैसा होता है? बताइए, इनको बताइए कि शिक्षकों का कितने बुरे सुनिए हाल हैं। सुनिए पवन जी सुनिए रागिनी जी। है ना, शायद 35 रुपीज है, क्योंकि मैंने सीबीएसई की नहीं करी, मैं एमपी बोर्ड की बात कर रही हूँ। मैं एमपी बोर्ड की कॉपी चेक करती हूँ। ठीक है, आपको सीबीएसई के बारे में जानकारी तो होगी, पर कॉपी कितना होता होगा? 35 रुपए में आप उम्मीद करते हैं? वो एमपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। पवन जी सुनिए, वो बोर्ड की बात कर रही हैं, वो एमपी बोर्ड की बात कर रही हैं, लेकिन सीबीएसई के बारे में आपको कुछ जानकारी है कि पर कॉपी कितना चार्ज होता होगा? शायद 400 रुपए पर डे तो उनको आने जाने का मिलता है और 35 रुपीज पर कॉपी उनको मिलता है। तो अगर वो 20 कॉपी चेक करते हैं तो 35 रुपीज पर कॉपी। 20 कॉपी के कितना पैसा दे रहे हैं आप पर डे? और वो शिक्षक है, क्लास 1 का शिक्षक है। संदीप जी, ये चीज का ग्रेवियंस समझ के लीजिए। सरकार ने उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, टीचर्स को उनको सुविधा देना चाहिए। नहीं पवन जी, मुझे नहीं पता, कंफर्म है नहीं है ये, शायद प्रशांत जी बहुत अच्छा जानते होंगे, मगर आप ये कह रहे हैं यदि उन्हें 11
सरकार नहीं मूंगफली देती है, मूंगफली टीचर्स को, और उनसे क्या बदनाम कैसा काम करा के लेना चाहते हैं? पवन जी सोच समझ के बोलिए, क्या बोल रहे हैं? 1100 रुपए 50 करोड़ का खर्चा कर सकते हैं और शिक्षकों को पैसे नहीं दे सकते। प्रशांत जी बताएंगे तो शायद आप अच्छे से बता जो शिक्षक हमारे भारत के आप भविष्य लोग को इस दे पे रहे हैं। विवाद कर रहे हैं। मेरा आपसे ये बोलना है कि आप उस सिस्टम को हमारा सिस्टम सुधारा कैसे जा सकता है, हम इस पे बहस करें। हम पैसे पे नहीं आना चाहिए कि हमारे पैसे, अगर उस सिस्टम में लगता है कि हमें पैसे बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, तो उस पर भी विचार होना चाहिए। की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत में, आप समझिए, आप ये बात ध्यान में रखिए। नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये मुद्दा उठाने को मिल रहा है कि हमारे भारत के शिक्षक बहुत परेशान है, उनका मुद्दा भी तो आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए वो कॉपी जांच रहा है। कौन सा? वो छोड़ दीजिए। अरे मुझे एक बात बताइए पवन जी, आप क्या शिक्षक को रोबोट समझ रहे हैं? शिक्षक रोबोट है क्या? आप बताइए, ये जो संदीप जी ने कहा है कि पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों की है, पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों की है, मुझे बताइए ट्रेनिंग दी गई क्या? आपने शिक्षकों को ट्रेनिंग दी? मुझे जो सीबीएसई के टीचर्स थे उनको आपने ट्रेनिंग दी पेपर चेक करने की? और आप ट्रेनिंग कैसा बिना ट्रेनिंग के पूछ लीजिए, कौन से टीचर को आपने ट्रेनिंग दी पूछ लीजिए। यहाँ पर रागिनी जी बैठी हुई है, रागिनी जी बैठी हुई है, आप उनको पूछ लीजिए। भारत सरकार, मोदी सरकार सैलरी मिलती है, पता है आपको? गरीबों का खून चूसना जानता है, लेकिन शिक्षकों से काम पूरा कराना चाहते हैं, लेकिन शिक्षकों का सम्मान नहीं करना चाहते आप। और ये ग्रेवियंस है भारत का। मोटी सैलरी वो अपने काम की ले रहे हैं, वैल्यूएशन एक बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए रागिनी जी। मैं ये नहीं बोल रही हूं, रागिनी बिल्कुल लेनी चाहिए। मोटी सैलरी ले रहा है इसलिए उसे वैल्यूएशन करना चाहिए, क्योंकि मैं शिक्षक हूं, वो अपने बच्चों के लिए वैल्यूएशन कर रहा है। आप तो कम पैसों में रागिनी जी मैं बिल्कुल लेनी चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं, आपको सैलरी लेनी चाहिए, आप कॉपी चेक कर रहे हैं उसके पैसे लेने चाहिए, आपको डीए जा रहे हैं, डीए के पैसे ले रहे हैं, उसके लिए पैसे लेने चाहिए। मगर यहाँ पे जो सवाल उठा है, ये सवाल उठा है कि सिस्टम में क्या चीजें गलती हुई हैं, कैसे सुधार होना चाहिए, कहाँ किसकी गलती है, टीचर की गलती है, अधिकारी की गलती है, सरकार की गलती है। होना चाहिए तो उनको मानधन दीजिए। जो मेंटली स्ट्रेस में है, अभी हमें ये बात करनी चाहिए। पैसे तो जाने दीजिए, जब बढ़ेंगे तब बढ़ेंगे, हम उसकी बात नहीं करें। हमारा बच्चा आज जिस मेंटल लेवल पर है उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? क्या उनके जितनी, आपको पता है रीवैल्यूएट जब कॉपी होती है तो अगर 15 मिनट एक ओरिजिनल कॉपी चेक करने में लग रहा है तो आधा घंटा उस कॉपी को रीचेक करने में लगता है, क्योंकि एक एक चीज देखना पड़ता है कि जहां टीचर ने चेक करा है उधर नंबर देना ज्यादा समय लगता है। तो जो 22% बच्चों ने डिमांड करी है, आप उसकी कॉपियां कितने समय में चेक कर पाएंगे और दे पाएंगे? और अगर ये 20-25 दिन बाद आता है तो उस बच्चे का उस समय क्या वापस से मेरिट? रागिनी जी मुझे आप एक जवाब दीजिए, आप एक टीचर हैं। हाँ। यदि 22% लोगों ने, जो लगभग 4 लाख शायद आपने बताया ऋषभ जी, 4 लाख स्टूडेंट बताए ना आपने शायद, ठीक है, 4 लाख से ज्यादा ही है, मतलब 22%। तो रागिनी जी एक बात बताइए मुझे, आप जवाब दीजिए इस चीज का। आप दिल्ली सीबीएसई में बैठी हैं सपोज करिए, और ये चीजें शिकायत आ रही हैं, तो आप ये बताइए गलती किसकी है? ये सरकार की गलती है, धर्मेंद्र प्रधान की गलती है, या नरेंद्र मोदी जी की गलती है, या भारत सरकार की गलती है? नहीं, गलती की बात नहीं है। गलती की बात क्यों नहीं है? क्यों नहीं है गलती की बात? गलती की बात क्यों नहीं है? गलती की बात है, किसने गलती की है? यदि अधिकारी शिक्षक ने जिम्मेदारी नहीं है तो उनको रखिए मत पद पे। जो आदमी को जिम्मेदारी लेने की ताकत नहीं है, उस आदमी को आप पद पर रख क्यों रहे? अगर सिस्टम से गलती हुई है तो हमारी मुखिया को उसका जवाबदेह होना पड़ेगा, और जो जवाबदेह होने के साथ में जो संबंधित अधिकारी हैं जिनकी गलती के कारण से मुखिया को सिर नीचे झुकाना पड़ा है, उसके विरुद्ध दंडात्मक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। 100% ताकि आपका दूसरा सिस्टम, जो आगे आने वाला जो पीढ़ी है, वो कम से कम इस चीजों पे ना। देखिए, मैं एक चीज और बता दूं कि इसके पीछे जिनकी भी गलती होगी उनको बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन ये कितनी जल्दी होगी, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे सिस्टम के फेल्यूर की। क्या OSM सिस्टम फेल हो गया है, जिसके जरिए कॉपियां स्कैन होकर चेक होती थी? इसीलिए 22% से ज्यादा बच्चों ने वापस से रीटोटलिंग के लिए कॉपी स्कैन मांगी है। इसके पीछे किसकी गलती है? जिम्मेदारी कौन तय करेगा और किसकी जिम्मेदारी है, यह भी देखने वाली बात होगी। अब सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है और छात्रों की जो टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है वो कैसे कम सरकार करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज।
सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।